हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जहां पे डेफिनेट सक्सेस होना तय है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज ओरिएंटेड वर्क होता है। एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज मैनेजमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो यहाँ पे नॉलेज और रिजल्ट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों पैरेलल चलते हैं और ये जब दोनों पैरेलल चलते हैं तभी हमारा यहाँ पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ पाता है दोस्तों। तो एक ऐसी पाठशाला ज्वाइन करना जरूरी है जहां पे आपका मेंटल लेवल जो है धीरे 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 करके जिस भी लेवल पे है उससे प्लस होना शुरू हो जाए और हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे क्लास 10th के जितने भी धुरंधर है उन लोगों को लाना है। अगर एसएसटी में 80 में से 80 मार्क्स, तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक सही चॉइस है, एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स की बात होती है। एक ऐसे रिजल्ट्स की बात होती है जहां पे जीरो से हीरो बनाया जाता है। एक ऐसे रिजल्ट्स की बात होती है जहां पे बच्चा खुद से तो उम्मीद नहीं करता है, बट हमें उम्मीद रहती है कि वो बच्चा इस साल कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएगा। तो मेरे क्लास 9th के धुरंधर आ चुके हैं क्लास 10th में, और क्लास 10th में आ जाते हैं तो एक अलग सा डर दिमाग में बैठ जाता है सर कि क्या होगा क्लास 10th में, कैसे होगी बोर्ड की प्रिपरेशन, कैसे करेंगे इतने सारे चैप्टर्स को याद, कैसे करेंगे इतने सारे फैक्ट्स को याद। तो every problem have a good solution and the solution is team definite success पाठशाला। तो मैं सोशल स्टडीज का मेंटर विजय ठाकरे आपका सपोर्ट करने वाला हूं हर जगह पे, हर तरफ से, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है दोस्तों, एग्जाम मेरा भी है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे, तो हम दोनों जब पैरेलली काम करेंगे तो ये जो वर्ड सुनाई आता है रिजल्ट, तो हम दोनों के पैरेलल वर्क करने के कारण ही रिजल्ट वर्क आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से काम नहीं चलेगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा, हम दोनों पढ़ेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ ले कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ स्टेट्स में हमारे यहाँ हिंदी काफी अच्छे से समझ में आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र होता क्या है? तो एक ऐसा शास्त्र जहां पे वेल्थ की डेफिनेशन, मतलब कि संपत्ति के बारे में बताया जाए, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां लगाया जाता है और पैसे से क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजों की नॉलेज अगर जिस सब्जेक्ट में मिलती है, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है दोस्तों? ये इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, तो इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टडी करना। बिना इकोनॉमिक्स के स्टडी के इस कंट्री को धीरे धीरे करके डेवलप करा जा रहा है, मगर कोशिश करी सकती है। बट यहाँ पे अगर आपको 100% सबको चाहिए तो इकोनॉमिक्स की स्टडी 100% करना पड़ेगा। हम लोगों को सभी को समझाना पड़ेगा इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है वो कितना जरूरी है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कितना जरूरी है, एरिया ऑफ रिसोर्सेज जो है कितना जरूरी है, एरिया ऑफ नॉलेज जो है कितना जरूरी है, एरिया ऑफ स्किल्स जो है वो कितना जरूरी है। तो हर एक एरिया पे 360 डिग्री एनालिसिस करके हर चीज को इंप्लीमेंट करना दोस्तों आज बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा कहने का मतलब है कि और ज्यादा ध्यान से पढ़ने पे ही चीजें समझ में आएंगी। तो ये सब्जेक्ट आपको आज नहीं लाइफ टाइम काम आने वाला है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो चलिए हमारा सफरनामा शुरू होता है और डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को आज देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में एंट्री करने के पहले सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का टॉपिक है उस टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करें। वो टॉपिक क्या है, क्यों है और किस काम में आएगा हमें, तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो ये डेवलपमेंट को अगर हम लोग विद एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पे मान लेते हैं कि रोड्स नहीं थी, रोड्स तो थी मगर ऑल वेदर रोड्स नहीं थी। तो ये ऑल वेदर रोड्स बन जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें वेदर फोरकास्ट करना है उसके लिए इंटर इंडिया का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बना दिया जाए तो ये डेवलपमेंट है हमारे लिए। ये मालूम चल जाए कि हमारे यहाँ कौन कौन से अर्थक्वेक जोन है ये पता चल जाए तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ ये पता चल जाए कि इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ दिलवानी है ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। कैसे हमारे यहाँ 100%
जॉब जो है वो ओरिएंटेड वर्क होंगे, ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। वो सारी चीजें जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाती है, अपलिफ्ट करती है, वो सारी कंडीशन जो किसी ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप करती है, वो सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए, तो जो चीजें आज तक के आपने नहीं देखी और वो देखने को अगर मिल जाए आपको, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट। क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मेनी क्वेश्चन। डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डालता है, मतलब मेनी मैन मेनी माइंड्स, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच और अलग अलग यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मेनी क्वेश्चन। डेवलपमेंट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जन्म देता है, बर्थ देता है, फॉर बेटर लाइफ एंड वेज। अब यहाँ पे बोलता है डेवलपमेंट का मतलब ये होता है यहाँ पे बेटर लाइफ। अब सर ये बेटर लाइफ का मतलब क्या है, अब आप बेटर लाइफ कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेटर लाइफ जो है हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, पहला कि किसी पर्सन का यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसको बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। अब इनकम तो जब जनरेट होगी जब कंट्री काफी अच्छा काम कर रही होगी, मतलब कंट्री कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वर्क कर रही होगी। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पे चौथी बात ये होती है कि क्या कंट्री की इनकम से इस कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा, या हम लोगों को एक एक पर्सन की इनकम की बात करनी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करनी होगी। इसी से तो हम लोग ग्रोथ बता पाएंगे कि बंदे का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये सब कैसे पता चलता है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। तो यहाँ पे बेटर लाइफ का मतलब यही है कि उसको बेसिक नेसेसिटीज जो है लाइफ की वो कंप्लीट करने के जो भी प्रोविजंस है वो करने में दिक्कत ना हो। मतलब यहां अगर बेसिक नेसेसिटीज की मैं बात करूं तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो होती है क्लोथिंग, फूड एंड द लास्ट वन इज शेल्टर। तो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो है ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है। अगर ये लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग डेवलपमेंट की तरफ है, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री डेवलप हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्सन्स है वो भी क्या हो रहा है, सिटीजन जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एंड द वेज, अब वेज मतलब होता है भैया तरीका। अब यहाँ पे तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस को अगर मैं कैटेगरी में बांटूं तो ह्यूमंस को लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। या तो पर्सन जो है वो तो या तो रिच कैटेगरी में आएगा या तो वो पुअर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वे ऑफ लाइफ क्या है, मतलब अगर ये पुअर है तो ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इसकी फुलफिल नहीं हो रही है, और ये रिच है मतलब ये सारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी फुलफिल हो जा रही है। और दूसरा यहाँ पे वो मेंटेन कर पा रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पे ये जो इन लोगों ने वेज कहा, वेज के लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब वेज का मतलब होता है भाई कि आप लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो अब यहाँ पे अगर आप वेज बताना चाह रहे हो, मतलब आप बताना चाह रहे हो कि वो पर्सन किस तरीके का गुड्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेसिकली कार। ठीक है, कार में बेसिक फीचर्स तो सभी में सेम होते हैं, जमीन पे ही चलती है, जमीन के ऊपर तो चलती नहीं है दोस्तों। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें तो डे टू डे यूज के लिए जो कार आती है वो नॉर्मल कार होती है, और वो मिडिल क्लास आराम से उसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है भाई, बट कुछ ऐसी गाड़ियां जो सभी नहीं खरीद सकते हैं और ये बेसिकली कुछ ही लोगों के पास होती है। तो यहां पे ऐसी गाड़ियों को हम लोग बोलते हैं लग्जूरियस कार्स। ठीक है भाई, अब लग्जूरियस कार में अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं ऑडी ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं BMW ले लूं यहाँ पे, तो ये लग्जूरियस कार्स है। बट ये गाड़ियां लेने वाले लोग क्या सोचते होंगे, ध्यान से समझिएगा कि ये सारी कार की जो डिमांड है मार्केट में
वो तो ज्यादा होगी, बट मार्केट में इन सारे गुड्स की जो सप्लाई होगी वो बहुत कम होगी, ये बात याद रखनी है हम लोगों को। तो डिमांड जो है वो इन सारी गाड़ियों की ज्यादा होगी, मगर सप्लाई जो है दोस्तों यहाँ पे कम होगी। अब ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बट यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। क्या होगी दोस्तों? कॉस्टली। तो ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है मार्केट में और वो कॉस्टली है, ऐसे गुड्स को दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है गिफिन गुड्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जनरली ऐसे गुड्स होते हैं जो कि महंगे होते हैं, और ये मेनली इसीलिए खरीदते जाते हैं ताकि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता सको, ताकि आप ये बता सको कि हमारी लाइफ जीने का जो तरीका है बाकी लोगों से बहुत अलग है। लाइफ तो हम जी रहे हैं, मगर लोगों से यहाँ पे हमारा जो तरीका है बिल्कुल यहाँ पे अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास की बात हो रही है, ये तो सभी लोग अफोर्ड कर लेते हैं लगभग, बट ये वाली चीजें जो खरीदने जाते हैं ये लोग बिल्कुल कम होंगे, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये काउंट ऑन फिंगर्स होंगे, मतलब ये सोसाइटी में बहुत कम लोग होंगे जो कि ये गिफिन गुड्स को खरीद रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बट अगर ये गुड्स सस्ते हो जाते हैं, मार्केट में चीपर हो जाते हैं, तो ये मार्केट से आउट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं नाम लूंगा, यहाँ पे लग्जरियस गुड्स में ऑडी की बात करूंगा, मैं BMW की बात करूंगा, मैं बात करूंगा मर्सिडीज बेंज की। तो ये सारी गाड़ियां जो है बहुत महंगी होती है दोस्तों। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो डे टू डे लाइफ की बात करूं तो ये अंडर 10 लाख, अंडर 8 लाख, अंडर 5 लाख ये सारी गाड़ियां मिल जाती है, जो बेसिकली नीड्स के लिए यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है दोस्तों? यहाँ पे ये सारी गाड़ियां जो है वो यूज की जाती है दोस्तों नीड्स के लिए, जरूरत के लिए। ठीक है, बट ये सारी जो गाड़ियां होती है ये होती है हमारे डिजायर्स के लिए। ठीक है, नीड्स के बिना लाइफ का सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यहाँ पे डिजायर्स के बिना जो लोग सोचते हैं कि हमारा डिजायर ये है, हमारे ख्वाब वो है, तो वो सारे लोग क्या है किस गुड्स की तरफ जाते हैं दोस्तों? तो वो जाते हैं गिफिन गुड्स की तरफ। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोगों ने अभी समझा कि लाइफ और वेज का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच वन कैन वर्क टू अचीव गोल्स, तो यहाँ पे सारे ही लोग जो है काम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर यहाँ पे पैसा कमा सके। ठीक है भाई, अब बेहतर से बेहतर कमाने का पैसा, ये जो बात करी गई है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मान लेते हैं वो गोल बड़े रखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास जब अचीवमेंट होगा तो उसके पास पे आउट्स भी उतना ज्यादा होगा। जितने हाई लेवल पे वो जाएगा पे आउट्स उतना धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो डेवलपमेंट का हम लोगों ने मीनिंग को समझा कि डेवलपमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि उनके यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या बेटर लाइफ होता है, अच्छी जिंदगी होता है, मतलब बढ़िया 2 वक्त का खाना मिल जाए और ब्रेकफास्ट मिल जाए, क्या ये बेटर लाइफ है? और दूसरा बोलता है वेज, ये लाइफ जीने के जो तरीके हैं वो कैसे होंगे, ये हम लोगों ने देखा अभी। और यहाँ पे बोलता है कि इन सब चीजों के लिए, लाइफ अच्छी करने के लिए, वेज अच्छे करने के लिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने गोल को, और उसको टाइमली जो है वो दोस्तों यहाँ पे अचीव करना होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग पर्सन के हो सकता है अलग अलग गोल्स हो। ठीक है भैया, एकेडमिक्स की बात करें, हमारे पास तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम थे। या तो पर्सन चाहता था कि हम लोग पढ़ाई करके सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन जाए, या तो हम लोग यहाँ पे इंजीनियर बन जाए। यही 2 स्ट्रीम पे यहाँ पे काम हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। पर्सन सीए बन सकता है, सीएस बन सकता है, सीएमए बन सकता है। ठीक है भाई, चलिए ये मान लेते हैं कि सिविल सर्वेंट बन सकता है। ठीक है, और भी उसके पास अब बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे क्या करने के लिए भाई। तो यहाँ पे अपना जो डेवलपमेंट का जो गोल है वो यहाँ पे सेट करने के लिए, और डेवलपमेंट का गोल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट भी होगा। तो गोल और अचीवमेंट दोनों ही यहाँ पे दोस्तों चलने वाले हैं पैरेलल, और इससे मिलने वाला है आपको बहुत ज्यादा पैसा। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं पैसों का, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ओके, एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट और में इवन भी डेट्रीमेंटल फॉर द अदर। मान लेते हैं एक पर्सन के लिए अगर वो डेट्रीमेंटल है, मतलब नुकसानदायक है, तो दूसरे पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो किसी पर्सन का जो नुकसान है, नुकसान को हम लोग यहाँ पे लॉस ले रहे हैं, और यहाँ पे किसी पर्सन का जो हो रहा है यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितनी भी दोस्तों आज नेचुरल रिसोर्सेस है,
तो आज आप जितनी भी यहाँ पे 90% चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस आएगी कहां से दोस्तों? या तो आप उसको एक्सकावेशन करोगे, ठीक है। अब एक्सकावेशन करके जब भी वो यहाँ पे रिसोर्सेस आप फाइंड आउट करोगे, मान लेते हैं वो रिसोर्स जो है वो किसी तरीके का मिनरल है, ठीक है, या किसी तरीके का वो ओर है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है। अब उस पे आप प्रोसेस करोगे तो इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो दोस्तों चेंज हो जाएगा। अब वो यहां पे ये आ जाएगा न्यू फॉर्म में, नए तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई चीज आयरन ओर के फॉर्म में है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और मान लेते हैं वो कोई यूटेंसिल बन जाता है, रिस्ट वॉच बन जाती है, कुछ भी बन जाता है दोस्तों वो, तो अब वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कंसर्न में उसका यूज होने लग गया। बट जब तक कि वो रॉ मटेरियल था वो तब तक के किसी के भी काम का नहीं था। मतलब कि किसी एक एस्पेक्ट का, किसी एक पार्ट का लॉस किसी दूसरे पार्ट का प्रॉफिट कहलाता है। ये समझ में आई कहानी आप लोगों को? तो किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। अब यहां पे दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, यहां पे रोडवेज का। इस रोडवेज में हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज यहां पे NHIA की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, स्टेट टू स्टेट को यहां पे जोड़ता है। बट आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे कहता है कि भाई मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्रीन बेल्ट है, ठीक है, ये ग्रीन बेल्ट है दोस्तों, ठीक है, और ये जो ग्रीन बेल्ट है ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट से, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये फॉरेस्ट से घिरा हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान से समझिएगा, अब मान लेते हैं कि हाईवे यहीं से निकालना है, तो अब ये फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे तो हटाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। ये फॉरेस्ट को यहां से हटाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी स्टेट में 33% जो है फॉरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉरेस्ट हटा तो एक नुकसान हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट हटाया तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट को नुकसान हुआ एनिमल्स के, और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया दोस्तों यहाँ पे कम हो गया। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से ये एरिया जो है ये एरिया था दोस्तों फार्मिंग का। किसका था दोस्तों, यहाँ पे फार्मिंग का, और इस फार्म लैंड से ही अब नेशनल हाईवे जाना है। तो नेशनल हाईवे जाना है तो सरकार बोलेगी कि भैया आप यहाँ पे अभी तक के खेती करते थे, बट ये यहाँ पे अब जो है खेती आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपको अब खाली करना पड़ेगा, मतलब वेकेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया इसको जल्दी से खाली करिए। बट यहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट है, यहाँ पे जो फार्मर है, ये बोलेगा कि मैं इसको कैसे खाली कर दूं, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान से समझिएगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ अभी तक के जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बेसिक राइट्स, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ 6 है, ठीक है। इसमें से जो फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपकी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बचा है आपका लीगल राइट, ठीक है भाई। कहानी यहां तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो फार्म लैंड का जो ओनर होगा या जो भी यहाँ पे इसका कंसर्न पर्सन होगा, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट देगी कंपनसेशन अमाउंट, और इसी फार्म लैंड से, इसी फॉरेस्ट से होते हुए नेशनल हाईवे जाएंगे, ठीक है। अब ये नेशनल हाईवे मतलब रोडवेज तो बन गए, अब रोडवेज जो है यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं भैया, प्रॉफिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे आसानी से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा सर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारी ही चीजें फास्ट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज जो है फ्लरिश कर जाएगी। बट अगर पैरेलली देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हैबिटेट का यहाँ पे लॉस हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलने वाले थे, या जो फर्टाइल लैंड थी अब वो क्या हो गई, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन में आ गई या बैरन में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि किसी एक जगह पे डेवलपमेंट जो है वो किसी दूसरे एस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से कहानी हमें समझ में आती है कि डेवलपमेंट को डिफाइन हम लोग एक बहुत आसान लैंग्वेज में ये कहे तो एक एस्पेक्ट अगर लॉस दिखाता है तो दूसरा एस्पेक्ट जो है प्रॉफिट दिखाता है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुत इजी लैंग्वेज में, तो जब तक के नेचुरल रिसोर्सेज को आप ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक कि वो आपके लिए रिसोर्सेज बन ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी रॉ मटेरियल में है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। उस पे आपको खुद से कोई इनपुट लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, स्किल्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो आपके लिए कोई गुड्स बन पाएगा। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि रॉ मटेरियल जो भी है आपके पास आज अवेलेबल, तो रॉ मटेरियल से आपको अगर फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाना है या फिनिश गुड्स की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पे एक काम करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रोसेसिंग। जब तक कि यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक कि ये दोस्तों यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब ये जो प्रोसेसिंग होगी, अब ये प्रोसेसिंग एक चीज से तो होगी नहीं, तो बहुत सारी जब चीजें लगेंगी तो इसको कहा जाएगा दोस्तों यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करता है आपके। ठीक है, इस फिनिश गुड्स को इजी लैंग्वेज में अगर आप बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फाइनल गुड्स। तो ये जो आप लोग टेट्रा पैक में कोल्ड ड्रिंक या जो भी आप चीजें इनटेक कर रहे हैं ये सब फिनिश गुड्स है, मगर ये सब चीजें बनी है दोस्तों प्रोसेसिंग के थ्रू। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो फिनिश गुड्स अगर कुछ होना है तो वो होगा प्रोसेसिंग के थ्रू, और सिंगल प्रोसेसिंग के थ्रू नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लैंड। लैंड के बिना आप किसी भी चीज को, कोई भी यहाँ पे आप रिसोर्स बना ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी, अल्टीमेटली दोस्तों लैंड पे मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो है इसको यूज करने वाला जो पर्सन होगा वो होगा यहाँ पे लेबर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लैंड मिल गई, लेबर आ गया आपके पास, अब आपको इस पे और पैसा लगाना बाकी है, विच इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल लगाने के बाद अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो बन चुका है सामान उसको कहां बेचा जाए, दैट इज नोन एज एंटरप्राइज। क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे, एंटरप्राइज। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द लैंड, सेकंड वन इज द लेबर, थर्ड वन इज द कैपिटल एंड फोर्थ वन इज नोन एज द एंटरप्राइज, जहां पे चीजों को बेचा खरीदा यहाँ पे जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के क्लियर हो गई कहानी दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए, तो किसी चीज को अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें जो बेसिक वर्क करना पड़ेगा वो सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलरली गुड्स को, जो कि अभी रिसोर्सेस फॉर्म में है, जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में, उसको प्रोसेस करके हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो मार्केट में आपके पास फिर रेडी टू यूज हो जाए। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप, कहने का मतलब किसी का फायदा और किसी का नुकसान यहाँ पे जहां दिख रहा था हम लोगों को, हम उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए, तो डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस तरीके से होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। बट यहाँ पे डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में, मीनिंग में हमें डेवलपमेंट के बारे में समझ में तो आ गया, बट एक कॉन्क्रीट लेवल पे अगर हम लोगों को बोला जाए कि डेवलपमेंट को ही सर डिफाइन करना है तो कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे बोलता है कि पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो पीपल्स है ये कौन है, ये जो पीपल्स है ये इंडिया के हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे पीपल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। जब हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे सीधी सीधी बात चल रही है दोस्तों इनकम एनालिसिस की, क्योंकि इकोनॉमी तभी काम करेगी जब यहाँ पे इनके पास किसी भी काम को करने के लिए पैसा होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, पैसा होगा। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी।
ठीक है, इस इकोनॉमी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो हमारे पास आज कितने सेक्टर्स अवेलेबल है इकोनॉमी में, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ में जब हम लोग सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास सेक्टर जो है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर। तो हमारे पास जो इकोनॉमी है पहली वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो वो है दोस्तों हम लोगों के पास यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है भाई, चलिए एक एक को समझते हुए चलेंगे। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे कौन बताता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताते हैं यहाँ पे एडम स्मिथ। इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी दोस्तों यहाँ पे जानते हैं। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई। चलिए, अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन एम क्या होता है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्यों यूज करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रायोरिटी देता है, ऐसा क्यों करता है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम जो होता है, मेन गोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है to earn more and more money। ठीक है, हम लोग पैसे से पैसा कमाए, बढ़ते चले जाए, यही मेन होता है एम किसका भैया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की तरफ आते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब बिल्कुल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है भाई, तो प्राइमरी सेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों, इस सेक्टर के हम लोग रॉ मटेरियल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब रॉ मटेरियल का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे है दोस्तों आज एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर कहा जाता है कि जब हमारा देश लगभग आजाद हुआ और हमारे देश की जो इकोनॉमी थी लगभग 80 to 85% जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए कहा गया इसको यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी। क्या कहा गया दोस्तों इसको यहाँ पे, एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और हमारे पास कोई अल्टीमेटली सोर्स नहीं था इनकम का, इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो है उस समय पे कहलाती थी एग्रेरियन इकोनॉमी। बट यहाँ पे समय बदला और सारी चीजें बदली दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे और यहाँ दूसरे सेक्टर की भी बात करेंगे। जो सेकेंड इकोनॉमी है इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमें क्या समझ में आता है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमें ये समझ में आता है कि हमें जितना भी काम करना है वो यहाँ पे सोसाइटी के लिए करना है। मतलब यहाँ पे इसका मेन एम जो है या गोल जो है वो किस पे फोकस्ड होगा दोस्तों, यहाँ पे सोसाइटी पे होगा। मतलब कि यहाँ पे मेन एम जो है वो ये होगा टू डू more and more social welfare। ठीक है भाई, ये मेनली हमारा एम होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोचें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो सके यहाँ पे भला हो सके। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जब हम लोग यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आते हैं तो नंबर 2 सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। इस सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये भी होता है कि हम लोग यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस सेक्टर को हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें होने क्या वाला है, तो जो रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद इसको बना दिया जाएगा यहाँ पे फाइनल गुड्स।
जो अब हो चुका है रेडी टू यूज। फाइनल गुड्स मतलब क्या हो चुका है दोस्तों, अब यहाँ पे ये रेडी टू यूज। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसी के साथ बात करेंगे। ये दोनों सेक्टर्स हम लोगों ने समझ लिए। पहला जो सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर और दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे ही हम लोग ने इकोनॉमी की बात करी। पहली जो इकोनॉमी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी जो है वो है यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताने का जो काम किया है सबसे पहली बात वो है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की यहाँ पे पूरी की फिलॉसफी के बेसिस पे यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में आज काम कर रही है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे टाइप की इकोनॉमी की, जिसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब हो गया सर कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, अगर हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं तो बन जाता है दोस्तों यहाँ पे हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलके अब यहाँ पे काम करने वाले हैं। इसीलिए इस सेक्टर को या इस मॉडल को या हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्शरी सेक्टर, या हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर। ये टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये इंटेंजिबल पार्ट है इकोनॉमी का, जहां पे आपको सारी तरीके की सर्विसेज दी जाएंगी, बट यहाँ पे कुछ भी फिजिकल फॉर्म में आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ की जो लाइफलाइन है वो है यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम। दूसरा, हमें सेफगार्ड रखने का काम जो करता है वो करता है दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है भाई, चलिए और हम लोगों को यहाँ पे पाथवे दिखाने का काम जो है वो करते हैं यहाँ पे टीचर्स, और वो जो टीचर्स है वो किस में आते हैं दोस्तों, तो वह एजुकेशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन की अगर बात करूं तो ये जो टीचर्स है वो आ जाएंगे दोस्तों टर्शरी सेक्टर में। तो इस तरीके से समझ में आया सर कि पीपल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से है, जब ये सारे सेक्टर्स, ये जब सारी इकोनॉमी का एक साथ हम लोग कंपाइलेशन करेंगे, एक साथ हम लोग मिलाएंगे, तभी जाके यहाँ पे पीपल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसको भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है सर कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम लोग मेनली डिफाइन करते हैं यहाँ की जीडीपी से। अब ये सर ये जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज made by the resident of the country in an accounting year is known as GDP। एक साल के अंदर हमारे देश के लोगों ने जो भी सामान बनाया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उससे आने वाला जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जीडीपी। अब यहाँ पे जीडीपी में कहता है कि जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तीनों सेक्टर्स का देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर का हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है भाई, चलिए इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं अभी। तो चलिए अब ये बोलता है कि जब हम लोग जब जस्ट आज़ादी हुए तो 1947 से 50s के बीच में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो जो प्राइमरी सेक्टर था वो 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। ये करता था दोस्तों लगभग मान ले हम लोग 20% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है भाई, और ये मान लेते हैं 10%। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। बट हुआ क्या, अगर हम लोग आज 2010 की बात करते हैं तो 2010 में ये सिनारियो जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ठीक है भाई, चलिए अब ये चेंज कैसे हो गया है, तो ये जो 60-70% था ये यहाँ पे पहुंच चुका है 60% पे। ठीक है भाई, चलिए सेकेंडरी डेटा जो है भैया हम लोग ले लेते हैं 15 से 20% पे, और ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो अब आ गया है 10 से 15% के बीच में।
तो ये हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये 50 सालों के अंदर पूरा ही सीन जो है पलट चुका है। कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का 60% होता था, आज वो 10 से 15% पे आके रुक गया है। और जो टर्शरी सेक्टर जिसका 10 से 15% हुआ करता था उस समय पे, आज वो बढ़ के 60 to 65% पे हो गया। मतलब टर्शरी सेक्टर जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ले ले तो यहाँ प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, और सबसे टॉप पे जो है अभी 2014 के बाद बात करें या 2020 के बात करें तो टर्शरी सेक्टर कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे क्लियर हो गई, ग्रोथ क्या होता है समझ में आ गया हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब हम लोग दूसरी बात होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और क्या क्या चाहिए। ग्रोथ ऑफ द बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं भैया। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस करना जरूरी है वो करना जरूरी है दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पे, जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे जानते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन कब से कब तक की होती है इसको समझने की कोशिश करें। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सबसे पहले हम लोग बात करें तो वो होती है 6 to 14 ईयर्स तक के, मतलब इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो अप टू 8th। ठीक है ना भाई, चलिए 8th तक के जो एजुकेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए। ठीक है भाई, चलिए जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी की। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो एनसीईआरटी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी एकेडमिक्स होगा उसके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से जो सिलेबस डिजाइन है ये यहाँ पे सिलेबस डिजाइन करने का काम करेगा। ठीक है, इस एनसीईआरटी में देखें तो जो क्लासेस सिलेबस डिसाइड होंगे वो होंगे लगभग यहाँ पे बात करें तो 1st to 12th। पूरा करिकुलम जो है हमारे यहाँ का जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पे वो एनसीईआरटी करेगा। कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी करेगा। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग बात करें आगे तो फिर यहाँ पे आ जाता है दोस्तों यूजीसी। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आफ्टर 12th पूरे बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम, सिलेबस डिसाइड करने का काम, ये जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे करता कौन है दोस्तों, तो वो करने का काम है सिर्फ यूजीसी का। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे तरीके से बहुत सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं जो कि मेनली फोकस कर रहे हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन के लिए। जब यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान बहुत अच्छे से चलने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करना चाहते हैं विच इज नोन एज RTE, मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। चलिए इस राइट टू एजुकेशन में हम लोगों को सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम करता है और यहाँ पे इस एजुकेशन का मतलब है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
ठीक है, ऑल फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, सारे ही स्टूडेंट जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, उन सारे ही लोगों को यहाँ पे क्या मिलने वाला है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों को क्लियर हो गई है और यहाँ पे इन लोगों के लिए सीट्स भी जो है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एजुकेशन की हम लोगों ने बात करी। ठीक है भाई, चलिए तो ये सारे जो है हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे, इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, AICTE की हम लोग बात करते हैं, तो AICTE जो है तो टेक्निकलिटी से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाने का काम करता है दोस्तों, वो यहाँ पे करता है AICTE। ठीक है ना, चलिए ये याद रखिएगा, एग्जाम तक के आपको याद रखना है ताकि काम आए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्लान्स और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगर हेल्थ की मैं बात करता हूँ, तो इंडिया में आज बनाए जा रहे हैं बहुत सारे एम्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में यहाँ पे किसी भी पर्सन को क्योर किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग दूसरी बात करें कि यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स है उनके लिए आज यहाँ पे आशा वर्कर्स बनाई जा रही हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इन्फेंट से लेके अप टू 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको लगती है दोस्तों यहाँ पे वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया प्रोविजन, जिसको कहते हैं दोस्तों यहां पे मिशन इंद्रधनुष, जिसमें कहा गया वैक्सीनेशन फॉर ऑल। क्या कहा गया दोस्तों यहां पे, वैक्सीनेशन फॉर ऑल। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी जो गवर्नमेंट है कंटिन्यूअसली हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे रही है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो बैक टू बैक जो है यहाँ पे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो भी ज्यादा बन रहे हैं, इंजीनियर्स जो बन रहे हैं वो भी ज्यादा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको समझ में आ गया है कि बिना नॉलेज के कोई भी चीज वर्थफुल नहीं होगी। इसीलिए ये इंस्टीट्यूट भी खोले जा रहा है और यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है जो कि नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं और कहीं ना कहीं कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल का मतलब सीधी सीधी बात है कि जैसी इनकम होगी, जैसा सोर्स ऑफ इनकम होगा, वैसा हम लोग जो है लाइफस्टाइल को दोस्तों यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई है। तो हम लोगों को डेवलपमेंट समझ में आ गया है कि वो सारी चीजें डेवलपमेंट कहलाएगी जहां पे पीपल्स का इकोनॉमिक ग्रोथ दिखे। वो भले ही एजुकेशन से दिख सकता है, वो भले उसके हेल्थ फैसिलिटीज से दिख सकता है या उसके लाइफस्टाइल से दिख सकता है, बट ये एग्जैक्टली पैरामीटर्स नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो पर्सन है उसके लिए डेवलपमेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The main aim of development is to update as per the demand of time। अब यहाँ पे as per the demand of time का कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो तो बहुत तेजी से हम लोगों ने ऑप्ट कर लिया, मगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने शुरू में ऑप्ट किया, बट अब हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आ गए। बट हम लोग स्किल्स, हम लोग टेक्नोलॉजी तो उनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो एम है डेवलपमेंट का ये है कि जो नीड ऑफ द आर है, आज की जो जरूरत है, वो सारी चीजें हम लोगों के पास आज जो है अवेलेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर वेयर नियर बाय मास इज कंसिडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, तो हमारी कंट्री में हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को जो ये रिवर्स है, चलिए इसको पूरा हम लोग समझ ही लेते हैं।
तो ये जो हमारे रिवर्स है, रिवर्स पे हम लोगों को बनाने पड़ेंगे स्टॉप चेक, जिसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे डैम। ठीक है भाई, चलिए अब इसी डैम से जब ये पानी बाहर गिरेगा बहुत तेजी से, अब ये जो पानी बाहर गिरने वाला है बहुत तेजी से, वो गिरने वाला है दोस्तों यहां पे इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं यहां पे एक टरबाइन। ठीक है, मान लेते हैं ये जो रिवर है वो है गंगा। अब ये जो रिवर गंगा है ये चलेगी 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर चलेगी। और हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे एक डैम, डैम में पानी रोका और वहां से जो पानी है बहुत हाइट से नीचे गिराया, जो कि गिराया दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टरबाइन। टरबाइन जब बहुत तेजी से यहाँ पे रोटेट करेगी तो यहाँ पे स्पीड के कारण वो क्रिएट करेगी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो यहाँ प्रोविजन बनाया है जिसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैम्स बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, उसको बोलेंगे क्या, आप लोगों को पता है, उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे NHPC। अब ये सर NHPC क्या है? चलिए हम लोग NHPC को समझते हैं। इसका मतलब होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। बट जब यहां से ये रिवर्स गई और इतने एरिया में जब हम लोगों ने डैम क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है कुछ एरिया जो है फॉरेस्ट का वो यहां पे खराब हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ फार्म लैंड जो है वो भी यहां पे इसमें चला गया होगा। तो इस तरीके से किसी चीज का कंस्ट्रक्शन जो है किसी चीज के डिस्ट्रक्शन के यहाँ पे पैरेलली काम तो करता ही है दोस्तों। तो इस तरीके से समझ में आया सर कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का सीधा मतलब है कि अप टू डेट रहा जाए। ठीक है भाई, चलिए अगर मान लेते ये डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं सर, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो कोल की जो स्टीम निकलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोलार पैनल से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, अब ये सोलार पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स। किससे करते हैं दोस्तों? फोटोवोल्टाइक सेल। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सन रेज तो हमारे पास सुबह 5:45 से इवनिंग 5:45 तक के रहने ही है। तो यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कितना भी खर्चा कर लो ये खत्म नहीं होने वाले और इसमें किसी भी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ साथ जिस एरिया में अच्छी खासी विंड्स है उस जगह पे हम लोग लगाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे विंड मिल। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम लोग आज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रही है हमें बहुत हेल्पफुल कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स। ठीक है भाई, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स है, इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी वेस्टेज नहीं है। ठीक है भाई, तो एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो किसी का डिस्ट्रक्शन और किसी का डेवलपमेंट पैरेलली साथ में यहाँ पे चलता रहता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की बात करेंगे। सिर्फ इनकम से हो जाएगा क्या? नहीं, अब इनकम जब जनरेट कर ली तो अब हमारे जो गोल्स है वो किस तरफ जाते हैं, हमारा जो एम है वो किस तरफ यहाँ पे दोस्तों मूव करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन फॉर द फार्मर एंड लाइव्स ऑफ द पीपल नियर बाय। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि डैम बनाएंगे तो फार्मर्स की जमीन भी जाएगी, बट हम लोगों ने कहा कि फार्मर्स की जमीन जाएगी मगर उनको पहले ही हम लोगों ने कंपनसेशन अमाउंट दे दिया ताकि वो नई जमीन लेके अपनी खेती को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या वहां पे नियर बाय जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। और ऐसे ही माइग्रेशन में हम लोगों के यहाँ पे एक यात्रा निकाली गई थी जिसको बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो
तो एक डैम बना यहाँ पे नर्मदा रिवर पे जिसका नाम है सरदार सरोवर। आगे जाके जब ये एमपी के पास पहुंचता है तो यहाँ पे एक आंदोलन चलता है। ये सरदार सरोवर जो है वो है नर्मदा पे, और यहाँ पे जो आंदोलन चलता है उसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से यहाँ पे पेड़ बचाने के लिए भी आंदोलन चलाया गया था। वो चलाया गया था उत्तराखंड में, जिसको बोला जाता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, जहां पे कहीं पेड़ ना काटे जाए इसके लिए लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट किया, विच इज नोन एज चिपको मूवमेंट, जो कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको सुंदरलाल बहुगुणा। ये मेनली होता है उत्तराखंड में। ठीक है भाई, तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि बहुत सारे मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं और उसके जो इम्पैक्ट आने वाले उससे भी लोग यहाँ पे बचना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जनरली पीपल डिजायर टू हैव रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड गुड प्राइस फॉर द क्रॉप्स दे प्रोड्यूस। अब यहाँ पे लोग जो है वो क्या चाहते हैं, बेटर वेजेस चाहते हैं। अब यहाँ पे बेटर वेजेस वो पर्सन बात कर रहा है जो डे टू डे वर्क यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो इनकम है या जो सैलरी है, या जो हम तीसरी बात करें बेटा यहाँ पे वेजेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेली वेजेस, अगर ये टाइमली मिल जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप अच्छा हो जाए। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गुड प्राइस फॉर द क्रॉप दे प्रोड्यूस। जो क्रॉप बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसका यहाँ पे अच्छा पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन स्टार्ट किया दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे MSP। MSP stands for मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या है सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मुझे अभी खेती स्टार्ट करनी है, तो मैं अभी खेती जो करूंगा वो करूंगा दोस्तों खारिफ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जुलाई से चलने वाली है दोस्तों अक्टूबर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं खेती करने वाला हूँ वो फॉर एग्जाम्पल करने वाला हूँ पैडी की। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोविजन निकालेगी कि आप लोगों की पैडी हम लोग मिनिमम इतने रुपए में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे जो पैडी है 27 रुपीज 50 पर केजी हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये डील हो गई। तो अब ये जब अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे, तो इसका हार्वेस्टिंग के टाइम पे भले ही मार्केट रेट कुछ भी हो जाए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपसे डील कर चुके हैं 27.50 पर केजी, तो आपको इतना यहाँ पे पैसा मिलेगा। दैट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? MSP। ठीक है भाई, तो जो भी क्रॉप लगाओगे गवर्नमेंट आपको उतना पैसा तो देगी कि आपका सर्वाइवल यहाँ पे आसानी से हो जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये समझ में आ गया कि भैया अच्छा क्रॉप और ये सारे सिस्टम तो हम लोगों को मिल गए। गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा क्रॉप हो जाएगा, मगर इतने सारे क्रॉप को आप रखेंगे कहाँ पे? तो गवर्नमेंट ने इन क्रॉप्स को रखने के लिए एक बहुत सही प्रोविजन किया, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे वेयर हाउस। ठीक है भाई, चलिए पहला। दूसरा होता है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज। क्योंकि यहाँ पे फार्मर जो मेहनत कर रहा है उसको यहाँ पे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज में चीजों को रखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली वो सोल्ड आउट नहीं हो पाती। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग वेयर हाउसेस की बात करते हैं तो वेयर हाउसेस को यहाँ पे संभाला जाता है, और दूसरा यहाँ पे कुछ इमरजेंसी के लिए भी क्रॉप्स को जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, विच इज नोन एज बफर स्टॉक। इस बफर स्टॉक का मतलब होता है इमरजेंसी के लिए यहाँ पे क्रॉप्स को जो है वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, एंड बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है भाई, इतनी सी कहानी हमारी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब ये बोलता है अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मोर इनकम, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करें तो पैसा तो अच्छा खासा हम लोगों ने कमा लिया, वन में एक्सपेक्ट टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसे के साथ साथ और बेहतर से बेहतर जो है वो हमारी यहाँ पे लाइफ होना जरूरी है। ये एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो सभी की यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो बेटर जो लाइफ है वो कैसे हो पाएगी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अगर आप घर बना पाए, ठीक है, अब यहाँ पे घर के साथ साथ आपके पास जो है वो अच्छी गाड़ियां आ पाए, तीसरा अच्छा खासा बैंक बैलेंस मिल जाए, तो ये सारी चीज है, ये सारी चीजें जो है वो बताती है कि अपार्ट फ्रॉम इनकम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये सारी चीजों पे भी यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ तक के समझ में आ गई कि डेवलपमेंट क्या है और इनकम के क्या क्या अदर गोल्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो आगे ये बोलता है यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की आज हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग में नहीं है, नॉन मटेरियल थिंग में यहाँ पे ज्यादा है। अब मटेरियल थिंग में तो आप हाउस ले लोगे, कार अच्छी ले लोगे, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, मोबाइल सेलफोन ये सब अच्छे खासे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल जो लाइफ है वो है हमारी जो नॉन मटेरियल थिंग में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हैप्पीनेस, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भाई यहाँ पे डिग्निटी मेंटेन करना, यहाँ पे रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें जो है नॉन मटेरियल थिंग है, बट ये लाइफ में बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे जरूरी है। तो ये बोलता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग सच एज इक्वल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रेस। ठीक है, आगे बोलता है यहाँ पे सिक्योरिटी, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं वहां पे हम लोग 100% सिक्योर रहे। अब यहाँ पे हमारे अगर मान लेते हैं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया को इस तरीके से देखते हैं तो इंडिया जो है यहाँ पे 3214 किलोमीटर नॉर्थ से लेके साउथ तक के, और यहाँ अगर हम लोग ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक की बात करेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पे 2933 किलोमीटर्स। तो ये बोल रहा है कि पूरे इंडिया में हम लोगों को क्या मिलनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर एक पर्पस के लिए जरूरी है। फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, चिल्ड्रंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये सारे लोगों के लिए जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड फ्रीडम इन द सोसाइटी, और बोलता है कि रेस्पेक्ट फॉर अदर, तो दूसरों के लिए रेस्पेक्ट करना यहाँ पे जरूरी है। जब दूसरों के लिए रेस्पेक्ट की जाएगी तो खुद की रेस्पेक्ट अपने आप दोस्तों यहाँ पे सेफ हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोला यहाँ पे फ्रीडम इन द सोसाइटी। सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है आपको, हर चीजों की जो फ्रीडम मिलती है उससे लाइफ में सर्वाइवल जो है दोस्तों ज्यादा आसान हो जाता है। अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी तो हम लोगों को एज अ यहाँ पे स्लेव रखा जाएगा, और स्लेव जो है वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहता है। क्यों? क्योंकि किंग हमेशा चाहता है कि पीपल जो है वो हमेशा स्लेव बने रहे। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन में टेंड टू वर्क इन अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। आज हम लोग देखें तो यहाँ पे विवेकानंद की एक बात हमें याद आ जाती है, नो बर्ड्स कैन फ्लाई विथ अ सिंगल विंग। तो हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो चिड़िया की एक पंख से नहीं हो पाएगा, चिड़िया की दूसरी पंख भी जो है उसकी जरूरत होगी। मतलब कि कोई भी चिड़िया दोनों पंख से बैलेंस करके ही चलती है। वैसी कंट्री जो है वो मेल और फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है, मेन और वुमेन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हर एक काम में जहां पे ओनली मेन यहाँ पे काम कर रहे थे वहां पे आज फीमेल भी काम कर रही है। वो पत्थर तोड़ने वाले काम से लेके यहाँ पे एरोप्लेन चलाने तक के काम जो है वो हर एक काम को यहाँ पे दोस्तों कर रही है। तो ये हर एक काम को कर रही है, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि उनमें कैपेबिलिटी है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीट्स को रिजर्व करके उनको प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि वो और बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पे काम कर पाए। तो वुमेन जो है आज नए नए तरीके के जॉब्स में और नए नए तरीके के वर्क्स में देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस
और रिसीवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आज वो यहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स ला रही है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रही है और नई नई चीजों को यहाँ पे कर रही है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो काम कर रही है तो उनको यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी जा रही है, दूसरा यहाँ पे फ्रीडम भी दिया जा रहा है यहाँ पे हाउस होल्ड इन द सोसाइटी। तो आज हर घर में फीमेल जो है वो भी बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम मिल रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही है, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिल रही है, उनकी डिग्निटी का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही इक्वल ट्रीट किए जाते हैं, वहां पे जो रोबस्ट इकोनॉमी है वो बनने में समय नहीं लगता, तेजी से बढ़ने में यहाँ पे समय नहीं लगता। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जैसी इकोनॉमी अच्छी होने लग गई, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी की, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। The idea about the national development of a country tend to vary and conflict from person to person। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंट्री की, यहाँ पे जो लेवल पे काम हो रहे हैं या कंट्री के लेवल का जो डेवलपमेंट है वो हर एक इंसान के अलग अलग है। कुछ ये लोग चाहते हैं कि मेरे पास घर होगा तो कंट्री डेवलप है, मेरे पास पैसा होगा तो कंट्री डेवलप है, मेरे पास अगर कुछ बिजनेस होगा तो कंट्री डेवलप है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कंट्री अगर डेवलप है तो हम अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो सब लोगों की सोच जो है यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें तो वो अलग अलग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि कंट्री जो है वो आज डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ये कैसे हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे? वन नीड्स टू कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्री, और यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए उस कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है दोस्तों यहाँ पे बेस बनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो कंट्री जो है वो दो फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहली जो कंट्री है उसको डेवलप्ड बोलेंगे, दूसरी जो है कंट्री उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अंडर डेवलप्ड। ठीक है भाई, चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर इनकम एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर कंट्रीज। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा कंपैरिजन के लिए जो बेस है उसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इनकम। ठीक है भाई, चलिए इफ अ कंट्री हैज अ हायर इनकम लेवल देन अदर कंट्रीज, अगर मान लेते हैं एक कंट्री है जिसकी इनकम जो है वो पहले से ज्यादा है, पहले से बहुत बेहतर है और यहाँ पे वो बहुत अच्छा पैसा वहां पे बना चुकी है, मतलब कमा चुकी है, देन इट इज सेड टू बी वेल डेवलप्ड कंट्री। अगर अच्छा खासा पैसा है तो उस कंट्री को हम लोग यहाँ पे वेल डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। देयरफॉर द एवरेज इनकम ऑफ द पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम की बात करें या हम लोग वहां के पर कैपिटा इनकम की बात करें, ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड टू कंपेयर द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द डिफरेंट नेशन। तो वहां की जो एवरेज इनकम है जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसको हम लोग दूसरी कंट्री या दूसरे नेशन से क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री की इनकम जनरेट कहां से होती है? तो जैसा आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि हमारे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है यहीं से क्लियर होता है कि कंट्री की डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होगी। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप गुड्स नहीं बनाएंगे तब तक कि आप बेचेंगे नहीं, जब बेचेंगे नहीं तो उससे आपको फायदा होगा नहीं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग बात करते हैं जब हमारी कंट्री से कोई सामान दूसरी कंट्री को चाहिए रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और जब वो हमारे देश को चाहिए रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट्स। ठीक है भाई, चलिए बट इस इंपोर्ट्स को जो है मैं यहाँ पे नेगेटिव मानता हूं। किसी भी चीज का इंपोर्ट करना जो है वो हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है भैया, क्यों है उसका कारण हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पैसा आता है वो फॉरेन करेंसी में आता है। ठीक है भाई, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे यहाँ से जूट गया। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ से जूट गया फॉर एग्जांपल यूएसए। अब यूएसए से जो हमारे पास पैसा आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पे यूएस डॉलर में। ठीक है भाई, कहानी क्लियर। अब यूएस डॉलर में हमारे पास पैसा आएगा। हम लोगों को पता है कि 1 यूएस डॉलर जो है वो अभी है ₹80 INR। ठीक है, चलो तो यहां क्लियर होता है हम लोगों को कि भैया ये जो INR है वो 80 टाइम्स जो है वो कमजोर है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अब जब यहाँ पे हमारे पास यूएस डॉलर ज्यादा आएगा तो हमारा जो
फॉरेन करेंसी चेस्ट है जिसमें ये पैसा रखा जाता है, वो जो है वो रिजर्व जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। और अब अगर मान लेते हैं हमें किसी चीज का इंपोर्ट का पैसा देना पड़ा तो वो हम लोग किस में देंगे दोस्तों, अब यूएस डॉलर में देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री का जो रुपया है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में जो है वो क्या नहीं होगा, डिवैल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री की करेंसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे रिवैल्यूएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, चलिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 यूएस डॉलर जो है वो 80 रुपीज है। ठीक है, मान लेते हैं 1 यूएस डॉलर जो है अब यहाँ पे हो जाता है 65 रुपीज। तो ये जो 15 रुपीज है ना दोस्तों, ये +15 है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आता है कि कंट्री से जितना एक्सपोर्ट होगा उस कंट्री को उतना ज्यादा फायदा होगा, और जितना इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमें दोस्तों नुकसान होगा। बट कुछ चीजें जो है, कुछ चीजों का रॉ मटेरियल जो है वो हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें वो सारे प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ता है, इंडिया यहाँ से मंगवाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ताइवान की, तो ताइवान से हम लोगों को क्या मंगाना पड़ता है दोस्तों, सिलिकॉन मंगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो वर्ल्ड का 60 to 80% जो है सिलिकॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे ताइवान में होता है। यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई है क्या, यहाँ तक के क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया सर कि हम लोग कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं किसी डेवलप कंट्री और किसी डेवलपिंग कंट्री के यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस लिया वो लिया लोगों हम लोगों ने, वो लिया मेनली पर कैपिटा इनकम। क्या लिया दोस्तों यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यहाँ बोलता है टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंपैरिजन की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो वहाँ की इनकम होती है। अब इनकम कैसे जनरेट होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया जब तक ये चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करोगे या सोल्ड आउट नहीं करोगे, तब तक के यहाँ पे इनकम जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। तो कंट्रीज जिसके पास हायर इनकम है वो यहाँ पे हमेशा डेवलप्ड होगी, जिसके पास यहाँ पे कम इनकम है वो हमेशा यहाँ पे लेस डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग होगी। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक मेन मुद्दा जो आ जाता है वो आ जाता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है भाई, चलिए तो अगर मान लेते हैं कि पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे रिसोर्सेस का बैड यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए ये अच्छी बात है। पॉपुलेशन अगर कम होगी तो वहां पे पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा होगा। पॉपुलेशन अगर कम होगी तो वहां पे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट होगा। वहां पे पॉवर्टी जो है दोस्तों वो बहुत कम होगी। तो ये सारे प्लस एंड माइनस है कि अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन अगर कम होगी, तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेशनल इनकम की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, नेशनल इनकम की, क्योंकि कंट्री की इनकम का मतलब सीधा सीधा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे नेशनल इनकम। जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे NNP एट FC से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है भाई, चलिए अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये होता क्या है नेशनल इनकम, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ goods and services made by the residents of the country
and by the foreigner in an accounting year इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, तो एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए या तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के थ्रू या तो फिर यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई आके इसमें हेल्प करता है तो उसके थ्रू, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उससे जो जनरेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे नेशनल इनकम। ठीक है भाई, चलिए, बट नेशनल इनकम से यहाँ पे एवरेज इनकम को निकालना एकदम से बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे बोलता है वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज, एवरेज इनकम इज द, अब यहाँ पे हम लोगों को दोनों कंट्रीज के बीच में अगर कंपैरिजन करना है, मतलब कि यहाँ पे अगर हमें डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग के बीच में हम लोगों को अगर कंपैरिजन करना है दोस्तों, तो वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो वो ये होगा कि हम लोग यहाँ पे निकाल दे पर कैपिटा इनकम या तो निकाल दे दोस्तों यहाँ पे एवरेज इनकम। ठीक है भाई, चलिए, तो एवरेज इनकम होता क्या है, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ये बोलता है कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी कंट्री की टोटल इनकम निकाल देते हैं। अब ये जो टोटल इनकम है इसका मतलब सीधा सीधा नेशनल इनकम से है, नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम को निकालने के लिए हमें टोटल इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा जो दोस्तों यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन से। किससे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन से। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो उससे फायदा क्या होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है इसका मतलब जो है कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेवलप्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो किस चीज का मेजर करता है, तो दोस्तों तो वो करता है दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। तो पर कैपिटा इनकम से हम लोग जो मेजर करते हैं वो है भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही सब कुछ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज इनकम को हम लोग अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टेट वाइज और कंट्रीज वाइज। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, या तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसको नेशनल इनकम, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब यहाँ पे हम लोग जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से यहाँ पे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर $49,300 पर एनम, मतलब कि साल भर के अंदर कोई पर्सन 49,300 पर एनम डॉलर अगर कमा रहा है। ठीक है भाई, ओके, एंड अबाउ इन 2019 आर कॉल्ड एज हाई इनकम और रिच कंट्रीज। तो ये जो कमा रहा है उस कंट्री का जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे हाई इनकम और रिच कंट्रीज। तो ये पहला हमारा पैरामीटर यहां पे क्लियर हुआ। बट यहां पे बोलता है और रिच कंट्रीज दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 2500। अगर मान लेते हैं कोई 2500 यहाँ पे कमा रहा है और लेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या बन गया दोस्तों कि अगर $2,500 के नीचे कोई कमा रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि डॉलर 2,500 टू डॉलर 49,300 पर एनम अगर मान लेते हैं कोई कमा रहा है, तो अगर ये इससे ज्यादा कोई कमा रहा है 49,300
डॉलर पर एनम से कोई कमा रहा है तो वो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे रिच कंट्रीज के कैटेगरी में, या तो वो चला जाएगा हाई इनकम ग्रुप में। बट इससे अगर कोई कम कमा रहा है तो वो चला जाएगा दोस्तों लो इनकम ग्रुप में। किसमें चला जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लो इनकम ग्रुप में। यहां तक क्लियर है? तो ये स्लैब आपको याद रखना है 49,300 और 2500 यहाँ पे पर एनम। चलिए, तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि कंट्रीज का भी जो कंपैरिजन है वो सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से होता है। कंट्री कितना कमा रही है, लोग यहाँ पे कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कंट्री कितना कमा रही है 49,300 पर एनम, या अबाउट 2019 के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे रिच कंट्रीज में, या तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे हाई लेवल इनकम। बट यहाँ पे उससे कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे 2500, या उससे कम वाले को मानेंगे हम लोग लो इनकम वाली कंट्री। अब ये बोलता है द पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब हम लोग यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं या एवरेज इनकम की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है टोटल जो भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है उसको डिवाइड करना है हमारी पॉपुलेशन से। तो जो भी डेटा आएगा वो आएगा हमारा पर कैपिटा इनकम का, या तो आएगा दोस्तों वो एवरेज इनकम का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000। ठीक है भाई, चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंट्री के लेवल पे जब स्लैब बनाया था तो कंट्री के लेवल पे स्लैब कुछ इस तरीके से था कि $2,500 से लेके 49,300 पर एनम के अगर बीच में कोई कमाएगा तो ये लो इनकम होगा, और ये दोस्तों यहाँ पे हाई इनकम हो गया। ठीक है, मगर ये किसके बेसिस पे बात करी हम लोगों ने? यहाँ पे कंट्री के बेसिस पे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे पीसीआई। ठीक है भाई, तो अब ये पीसीआई में क्या होगा ध्यान समझिएगा। तो वो पर्सन जो कि लगभग 4,53,000 पर एनम कमा रहा है एंड अबव आर कॉल्ड एज द रिच कंट्रीज वाली कैटेगरी में ये पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे कितना कमा रहा हो 453,000। ठीक है, और लोअर लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे वो हो जाएगी 37,000। तो 37,000 से लेके 4,53,000 के बीच का स्लैब बना हुआ है। ठीक है, अब ये या इससे कम जो होगा वो कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे लो इनकम ग्रुप में, और अगर ये है तो ये कहलाएगा दोस्तों हाई इनकम ग्रुप। ठीक है भाई, कहानी क्लियर हो गई। तो अगर कंट्री लेवल पे हम लोग बात करें तो $2500 से लेकर 49,300 डॉलर के बीच में कोई कमाएगा तो वो लो इनकम और हाई इनकम का कैटेगरी हो गई। पर कैपिटा इनकम में अगर हम लोग बात करें तो 37,000 रुपीज से लेके 4,53,000 के बीच में अगर कोई कमाता है तो 4,53,000 एंड अबाउ जो है वो तो हो जाएगा दोस्तों आपका हाई इनकम ग्रुप, मगर 37,000 या उससे कम है तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लो इनकम ग्रुप। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है उसका क्या करेंगे दोस्तों? कैलकुलेशन करेंगे। तो कंट्री के लेवल पे और पर कैपिटा इनकम के लेवल पे, दोनों ही लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इनकम ही जो है वो हमेशा बेस बनता है। इनकम ही जो है हमेशा ये बताता हमें कि हमारी कंट्री या हमारे यहाँ के लोग जो है वो किस लेवल पे है और कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम लोग इंडिया में अगर मेजर ऑफ डेवलपमेंट की बात करें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड। अब यहाँ पे बोला गया कि जो हरियाणा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो यहाँ पे मोस्ट डेवलप्ड हो जाएगा। मतलब कि हरियाणा में जो लोगों की एवरेज इनकम है वो लगभग 4,53,000 रुपीज या उससे ज्यादा है। बट यहाँ पे बोलता है लीस्ट की हम लोग बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों यहाँ पे बिहार। अब यहाँ पे बिहार जैसी हो जाता है तो ये बोलता है कि ₹37,000 पर एनम ये लोग कमा रहे होंगे भैया, तो ये लीस्ट हो गए। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे बोला गया है हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू इफ यू लुक एट द अदर क्राइटेरिया। मगर ये सिर्फ इनकम क्राइटेरिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम लोगों को यहाँ पे मेजर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बोलता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2011 में
द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिल्ली हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड द बिहार हैज द लोवेस्ट। अब दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे करके हाईएस्ट हो गई, नेशनल कैपिटल है वो, वहां पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी है लोगों के पास, तो दिल्ली में जो सोर्स ऑफ इनकम है ज्यादा होने के कारण जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो दिल्ली की है, मगर सबसे कम जो है वो किसकी है दोस्तों, यहाँ पे बिहार की है। While looking at other indicators such as the literacy rate and mortality rate, अब यहाँ पे लिटरेसी रेट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है। लिटरेसी रेट का मतलब वो सारे बच्चे जो लगभग 7 साल के हो चुके हैं या 0 to 7 ईयर्स के बीच में हैं, जिनको किसी लैंग्वेज में लिखना पढ़ना या बोलना आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करी गई। और दूसरा बोलता है मोर्टेलिटी रेट, जो कि 0 to 1 ईयर्स के बच्चे हैं, किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। द लिटरेसी रेट ऑफ केरला was 93%। अब यहाँ पे दूसरे जो पैरामीटर है उसमें लिटरेसी रेट आता है, जिसमें केरला जो है वो हाईएस्ट है, मतलब 93.9% पे। दी हाईएस्ट अमंग दीज स्टेट्स, तो जितने भी स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पार्ट क्रिएट कर रहा है वो लिटरेसी लेवल पे कर रहा है दोस्तों केरला। कौन सा? केरला। तो हर किसी जगह पे हम लोग इनकम को सोर्स माने, ये सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका इंडेक्स कैसे बनेगा, किस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यहाँ पे बता पाते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला तो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम, दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे लॉन्गेटिविटी, और तीसरा क्या होना चाहिए एजुकेशन, और भी बहुत सारे बेसिक पैरामीटर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डीपली एनालाइज करते हैं क्या होता है। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स। अब ये बोल रहा है कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब अलग अलग चीजों को यहाँ पे रखा जाता है पैरामीटर्स पे, उसको यहाँ पे देखा जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे चीजें बताई जाती है। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एचडीआई जो है बनाने का काम जो है वो करता है यूएनडीपी, और ये अपनी रिपोर्ट देता है विच इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताने का काम करता है यूएनडीपी, और इसकी जो रिपोर्ट आती है दैट इज नोन एज क्या कहलाती है दोस्तों, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पब्लिश एवरी ईयर, हर साल ये आपको अपनी रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेजर पैरामीटर ऑफ द रिपोर्ट्स आर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की जो मेजर पैरामीटर है उसमें आता है लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, कि कोई इंसान जो है वो कितना यहाँ पे जी पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब सीधी बात यहाँ पे ये है कि वो पर्सन जो है बर्थ टू डेथ यहाँ पे कितना रह पाता है, मतलब उसकी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सीधे सीधे हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि अगर मान लेते हैं फीमेल और अगर हम लोग मान लेते हैं मेल, तो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लगभग 68 ईयर्स हो चुकी है, और मेल की जो है लगभग माना जाए तो ये यहाँ पे 66 ईयर्स हो चुकी है। तो कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई दोस्तों। तो हम लोगों ने बात करी यहाँ पे बर्थ रेट की, जो कि अभी यहाँ पे 68 जो है वो लगभग फीमेल की हो गई है, और 66 जो है वो मेल की हो चुकी है। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई हम लोगों को कि यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर एक कंट्री की कौन सी रैंक है। जितने कम नंबर्स होंगे उतनी अच्छी रैंक मानी जाएगी, और टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 188 कंट्रीज के बीच में यहाँ पे मेजर किया जाता है कि यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या होता है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है दोस्तों यहाँ पे पैरामीटर्स, कि किस पैरामीटर्स पे आपको यहाँ पे जज करना है दोस्तों कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग इजी लैंग्वेज में लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है भाई, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पे कोई बच्चा है जो कि 0 to 1 ईयर्स के बीच में ही सरवाइव कर पाया, और 1 ईयर के पहले उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है हमेशा 1000 लाइव बर्थ पे। ठीक है, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये 1000 रेस्ट, अब मान लेते हैं 1000 बच्चों का बर्थ होता है फॉर एग्जांपल, और उसमें से किसी कारण इसमें से 20
जो चाइल्ड है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 20। तो यहाँ पे एक समझ में आई चीज कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब सीधा सीधा 1 साल से कम का बच्चा अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है, 1000 लाइफ बर्थ में से ऐसे कितने यहाँ पे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिटरेसी रेट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है सीधा सीधा 0 to 7 ईयर्स का कोई भी बच्चा जिसको किसी लैंग्वेज में लिखना, बोलना, ठीक है भाई, या पढ़ना, मतलब राइटिंग, स्पीकिंग, और यहाँ पे अगर उसकी रीडिंग है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उस पर्सन को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिटरेट। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे कहानी ये हो जाती है कि हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स आता है वो आता है मेल वर्सेस फीमेल। ठीक है भैया, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, चलिए, इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो वो 7 साल या 7 साल का बच्चा या उसके ऊपर का बच्चा जो कि किसी लैंग्वेज में भी लिखना पढ़ना या बोलना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लिटरेसी रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, लिटरेसी रेट। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब यह है कि उस एज ग्रुप में, ये जो एज ग्रुप है दोस्तों वो हम लोग लेते हैं 14 to 15 ईयर्स के। ठीक है, इस एज ग्रुप में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उस एरिया में 20,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब 20,000 स्टूडेंट्स में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 स्टूडेंट ही जो है वो यहाँ पे स्कूल में आते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया दोस्तों, तो 20,000 से अगर हम लोग रेशियो करेंगे तो 1:20 का रेशियो हो गया। मतलब हर एक 20 बच्चों के ग्रुप में सिर्फ एक बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ने जाता, बाकी सब पढ़ने यहाँ पे नहीं जाते। तो उस एज ग्रुप में जो बच्चा जा रहा है वो आता है दोस्तों यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो में। किसमें बेटा, नेट अटेंडेंस रेशियो में। क्या बोलता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एज ग्रुप को हम लोगों ने आगे पीछे किया है और यहाँ पे हम लोग एज ग्रुप को आगे पीछे कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें जो बच्चा है उस एज ग्रुप में वो खेल रहा है, कूद रहा है, बट वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको हम लोग लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो में। किसमें लेते हैं दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो में। यहाँ तक के कहानी याद रखना है हम लोग को। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स के। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने अभी बात करी लिटरेसी रेट की, हम लोगों ने बात करी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, फिर हम लोगों ने बात करी नेट अटेंडेंस रेशियो की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स की। ठीक है भाई, चलिए, तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब सीधा सीधा हो गया इसका रिलेशन हाइट और वेट से है। किससे है दोस्तों, यहाँ पे हाइट और वेट से है। चलिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, बोलता है ये, वन वे टू फाइंड आउट इफ द एडल्ट आर अंडर नॉरिश्ड is to calculate body mass index। अगर वो पर्सन जो है वो यहाँ पे अंडर नॉरिश्ड है किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से वो क्या है दोस्तों यहाँ पे वो अंडर नॉरिश्ड है। ठीक है भाई, चलिए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों BMI। BMI मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स डिवाइड द वेट ऑफ द पर्सन। ठीक है ना, अब यहाँ पे वेट ऑफ द पर्सन जो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा अगर हाइट के स्क्वायर से। तो वेट को आप उस पर्सन के हाइट से अगर डिवाइड करते हैं स्क्वायर के, तो जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, वो कहलाएगा BMI। बट यहाँ पे क्या बोलता है, इफ द फिगर इज लेस देन 18.5, अगर मान लेते हैं फिगर 18.5 आता है, देन ये पर्सन जो है वो किसमें कैटेगरी में चला जाएगा दोस्तों, वो अंडर नॉरिश में चला जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि इसकी कैटेगरी जो है 25 से ज्यादा हो जाती है, यहाँ 25 से ज्यादा का मतलब ये होता है कि वो जो है वो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे
ओवरवेट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ओवरवेट हो गया। ठीक है ना भाई, तो कहानी ये समझ में आ गई दोस्तों कि यहाँ पे बीएमआई जो है आपको बताता है कि कौन बंदा यहाँ फिट है और कौन बंदा यहाँ अनफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 18.5 के अगर वो नीचे पहुंच जाता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया भाई, अंडर नॉरिश्ड हो गया। बट 25 के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे वो ओवरवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्लैब बन गया दोस्तों, वो स्लैब जो है वो 18.5 से लेके 25 का बना। अगर इसके नीचे गया तो वो अंडर नॉरिश हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर चला गया तो वो ओवरवेट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ओवरवेट हो गया। और बीएमआई निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है भाई, तो एक काम करिए, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा आपका बीएमआई। ठीक है ना, तो बीएमआई निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है दोस्तों कि कोई बच्चा या कोई बंदा फिट है या अनफिट है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट में, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज की। अब पब्लिक फैसिलिटीज में कोई एक चीज नहीं आती, पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है। आपके घर के बगल में बना हुआ पार्क भी आता है, और आपके घर तक के जाने वाली जो सड़क बनी हुई है, जो रोड बनी हुई है, वो भी आते हैं। अगल बगल में जो ग्रीनरी है वो भी आती है। मतलब ये सारी चीजें जो है पब्लिक फैसिलिटीज में आती है दोस्तों। बट वो सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की है वो मेनली कंसीडर करना है हम लोग को यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज में। चलिए हम लोग समझते हैं। इनकम इज नॉट एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स। इनकम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गुड्स के अगर कंपैरिजन में बात करें तो ये सब कुछ नहीं मानी जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज विच द पीपल आर यूज टू। अब यहाँ पे लोगों की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इनकम को अगर हम लोग बेस बना के बात करेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसको बेस बना के हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इन मेनी रीजन्स एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटरी फैसिलिटीज। अब यहाँ पे हम लोग बात करें पब्लिक फैसिलिटीज में तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, इसी से हम लोग चीजों की बात करते हैं। हेल्थ एंड सैनिटरी की बात करें, हेल्थ और हाइजीनिक सिस्टम से हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकते हैं, जर्म्स फ्री रह सकते हैं, डिसीज फ्री रह सकते हैं। आर नॉट एडुकेटली अवेलेबल टू एजुकेट एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। बट यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं वहां पे ये बेसिक फैसिलिटी नहीं होगी तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिसीजेस से कैसे बचेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइजेनिक सिस्टम जो है बनाया नहीं करा। तो ये सिस्टम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि बेस्ट डिसीजन आ सके, अच्छे डॉक्टर्स बन सके, अच्छे इंजीनियर्स बने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। ये सारा जब कंपाइल होके एक जैसा बन जाएगा तो हमारे लिए हर तरफ से फायदे ही फायदे हैं। बट यहाँ पे हर चीज मटेरियल गुड नहीं होती, कुछ चीजें नॉन मटेरियल गुड भी होती है जो कि हम लोगों को खुद से सेव करके खुद से बनानी पड़ती है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और केरला का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है बिकॉज इट हैड एडुकेट पब्लिक फैसिलिटी। अब यहाँ पे जितनी पब्लिक फैसिलिटी चाहिए या हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो सारी ही फैसिलिटी जो है आज हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। कहाँ पे वो अवेलेबल है? यहाँ पे केरला में। द न्यूट्रिशियस स्टेटस विल बी लो इन द स्टेट्स इन विच द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब यहाँ पे ये बोलता है कि उन सारे स्टेट्स में जहाँ पे आज भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही नहीं चल रहा है, उन सारे स्टेजेस में या सारे स्टेट्स में जो है प्रॉब्लम आज भी क्रिएटेड है और वहां पे आज भी न्यूट्रिशंस लेवल जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो इसको हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे इसको टीपीडीएस और दूसरा बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे आरपीडीएस। ठीक है, ये दोनों जो है वो आते हैं 1992 और 1997 में। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये टारगेटेड का और रिवैम्प का मतलब समझते हैं। रिवैम्प का मतलब होता है वो आइसोलेटेड एरिया जहां पे चीजें भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से यहाँ पे लोगों तक के न्यूट्रिशियस क्रॉप, फ्रूट,
फूड सब पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, ठीक है भाई। और TPDS का मतलब वो लोग हो गए जो यहाँ पे अब टारगेटेड हो गए, उन्हीं को सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। बट ये सारी चीजें किस पे दी जाएगी दोस्तों, तो ये दी जाएगी एक बेस पे जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे BPL। BPL का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस कर गए तो बन जाएगा दोस्तों फिर यहाँ पे अबाउ पॉवर्टी लाइन, ठीक है भाई। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर हो गई मेरे ख्याल से सभी को। चलिए अब यहां पे बात हो गई दोस्तों अबाउ पॉवर्टी लाइन की, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहां पे इस रिपोर्ट को देने का काम किया सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है भाई, ओके। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर मैं मॉनेटरी टर्म में बात करूं तो रूरल एरियाज में अगर कोई पर्सन है जिसको 816 रुपए मिल रहा है वो गरीब नहीं है। और अगर मान लेते हैं मैं अर्बन एरियाज में बात करूं तो अगर मान लेते हैं किसी पर्सन को 1000 रुपए मिल रहा है तो वो यहाँ पे गरीब नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे बात करूं कैलोरीज की, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फूड, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को रूरल एरिया में अगर 2400 कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। और अगर मान लेते हैं वो अर्बन एरिया में, तो अगर किसी पर्सन को 2100 कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है भाई। चलिए बट यहाँ पे ये सारा पीडीएस सिस्टम जो है, ये अबव पॉवर्टी लाइन, ये सब तो हमें समझ में आ गया। सर ये जो पीडीएस है इसमें यहाँ पे फूड आएगा कहाँ से, ग्रेन्स आएंगे कहाँ से, तो ये ग्रेन जो है दोस्तों ये आएंगे कहीं ना कहीं बफर स्टॉक से। और मैंने कहा बफर स्टॉक को मेंटेन करने का काम कौन करेगी दोस्तों, यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये लोग जो बीपीएल में हैं उन तक की ये चीजें पहुंचेगी कैसे, जिसमें यहाँ पे बात करी गई वीट की, तो वो कितना है वीट, 1 रुपीज पर केजी, ठीक है। अगर हम लोग स्टेबल डाइट में राइस को ले लें तो वो है 2 रुपीज पर केजी। अब ये मिलेगी कहाँ पे सर, तो वो मिलेगी सर यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स में, या हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल शॉप्स। हिंदी में अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इसको बोलते हैं राशन की दुकान है। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, राशन की दुकान। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों कुछ स्टेट्स में न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बहुत ही खराब है और कुछ स्टेट्स में बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि लीडिंग जो है हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि आज लीड कर रहे हैं इसमें भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सिस्टम बना के रखे हैं यहाँ पे, और सभी के लिए यहाँ पे इक्वालिटी और प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में अगर हम लोग बात कर ले, केरला का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाए जा रहे हैं, कहीं पे बेहतर तरीके से चल रहे हैं और कहीं आज नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अलग से कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, द लेवल ऑफ इनकम इज एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। मैंने कहा था कि लेवल ऑफ इनकम सब कुछ नहीं है, हाँ एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एरिया में इनकम जो है इंपॉर्टेंट है, मगर सारे ही लेवल पे इनकम इंपॉर्टेंट है ऐसा जरूरी नहीं है। Therefore, other indicators such as health and education are used to compare a country's development। तो सबसे मेन पिलर जो होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को अगर हम लोगों को मेजर करना है तो वो होती है पढ़ाई और दूसरी होती है दवाई। अगर मान लेते हैं किसी कंट्री की पढ़ाई बहुत सस्ती है और दवाई बहुत सस्ती है तो यहाँ पे पर्सन दवाई सस्ती होने के कारण कभी बीमार नहीं पड़ेगा, अगर बीमार पड़ा तो वो फिर से काम करने आ जाएगा। और पढ़ाई बहुत अच्छी है तो उस कंट्री में पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी तो अच्छा काम होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और कंट्री जो अगर डेवलपिंग है किसी कारण से तो वो आगे चल के जो है वो डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि डेवलपमेंट के जो मेन 2 पिलर्स होने चाहिए जो जरूरी है वो है एजुकेशन और दूसरा जो है वो होता है दोस्तों यहाँ पे
एजुकेशन के अलावा होता है हेल्थ। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एचडीआर की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहता है? कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, मगर यहाँ पे 3 मेन इंडिकेटर्स या पैरामीटर को लिया गया है। यूएनडीपी कहता है या तो उस जगह पे एजुकेशन लेवल अच्छा हो, दूसरा यहाँ पे हेल्थ स्टेटस अच्छा हो, या तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे अच्छा हो। ठीक है भाई, चलिए तो यूएनडीपी के एचडीआर रिपोर्ट जो है इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि क्या 3 चीजें होनी चाहिए भैया, एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और तीसरा पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पब्लिक फैसिलिटीज में, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमें डेटा दिया है, तो ये इस तरीके से आ रहा है भाई। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, ठीक है, और सबसे कम जो लीस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे मणिपुर। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे कि भाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है भाई, तो चलिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, आज हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जिस भी चीज़ों से हम लोग आज यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करवा पा रहे हैं। ठीक है भाई, बट क्या वही चीज़ें एज इट इज़ हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है हमें? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज का आज पूरी तरीके से आप इस्तेमाल करिए, बट इन फ्यूचर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी बचा के रखिए, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी भाई, एक समय बाद वो भी खत्म हो जाएगी। लेट अस कंसीडर ग्राउंड वाटर। ठीक है, इफ वी यूज ग्राउंड वाटर मोर देन व्हाट इज बीइंग, अब यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो तो रिन्यूएबल है, बार बार रिचार्ज होके आ जाएगा, बट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर क्या उतना मिल पाएगा हमें उस लेवल से? क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है विच इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज है, तो कैसे काम चल पाएगा? ठीक है, चलिए लेट अस कंसीडर ग्राउंड वाटर। इफ वी यूज ग्राउंड वाटर मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन दिस रिसोर्स वुड बी ओवर यूज। यहाँ पे देखा गया कि उसको रिसोर्सेस को जितने तेजी से वो बन रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उससे ज्यादा तेजी से क्या करा गया, उसका यूज किया गया, तो वो अब खत्म होने के कगार पे आ गया दोस्तों, या उतना नहीं बचा। तो हर किसी को पता है समर्स के आते आते बहुत सारे बोरवेल्स, हैंडपंप्स, बहुत सारे पोर्स जो है वो यहाँ पे ड्राइड अप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर जो आता था विद द हेल्प ऑफ रेन, अब वो वहां पे नहीं आ पा रहा, अब वो वहां पे नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो वो कभी खत्म नहीं होगी, वो होगी, मगर यहाँ पे उसका जो रेट है, परसेंटेज जो है वो बहुत स्लो है, इसीलिए वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो वो सारी रिसोर्सेज जो एक बार यूज करने के बाद अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाए और दोबारा हमें ना मिल पाए, मिलेगी मगर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो बाद मिल पाएगी। तो इसीलिए वो सारी रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। अगर हम लोग बात करें कि इस अर्थ पे जहां पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसका इफेक्ट सिर्फ अगर इंडिया में होगा ऐसा नहीं होगा, इसका इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा। अगर कोई भी नेशन किसी भी तरीके से नेचर के अगेंस्ट में जाके काम करेगा तो यहाँ पे हर चीज में प्रॉब्लम होगी। क्या कि हमें फेस करना पड़ेगा पोल्यूशन, वेदर इट इज एयर पोल्यूशन, वेदर इट इज वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। किसी भी तरीके का पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टमेटिक लाइफ को क्या कर देगा भैया, बैरियर में लेके आ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है भैया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने से क्या करना है, हम लोग को रोकना है। ठीक है भाई, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हो आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच लुक्स इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट जो आज की बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है, एंड बिल्ड्स स्कोप फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और क्या करता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बेहतर, क्या बेस्ट हो सकता है उसको भी एड ऑन करता है। मगर यहाँ पे जो पास्ट होता है, जो चीजें होती हैं पुरानी, उन सब चीजों को यहाँ पे खत्म नहीं करता है। देयर आर मेनी वर्क्स इन प्रोग्रेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और आज यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबिलिटी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो इस तरीके से हमें
समझ में आ गया भाई कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट का जो टॉपिक नंबर 1 है ये बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। डेवलपमेंट क्या होता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ये सारी बातें जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे समझने को मिलती है। तो इस टॉपिक के खत्म होते से ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे DPP। तो DPP के लिए करना क्या पड़ेगा भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको सिर्फ डाउनलोड करना है और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और आपको क्रॉस चेक करना है आंसर। कोई भी दिक्कत आएगी तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजना है। इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है बहुत सारे सरप्राइजेस लाई है, जिसमें सेलिएंट फीचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, DPP शीट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल है यहाँ पे। अब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ाना है भारत को तो पढ़ाना है भारत को, तो बस इतना सा कर लीजिए काम, जुट जाइए, लग जाइए इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को बढ़ाने में और लोगों तक के पहुंचाने के लिए। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले, लोगों तक के पहुंचाइए, ज्ञान बांटिए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आज का जो वीडियो हम लोगों ने देखा वो आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।